हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों घटना चक्र की इस किताब के 8वें चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है फांसीवाद। फांसीवाद एक ऐसी विचारधारा है दोस्तों जो राज्य की शक्ति को सर्वोपरि मानती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता को नज़रअंदाज कर देती है। इस विचारधारा के प्रतिपादक और समर्थक हैं इटली का मुसोलिनी और जर्मनी का हिटलर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल यूट्यूब के उन बेस्ट चैनलों में से एक है जो केवल सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट की तैयारी कराता है दोस्तों। फांसीवाद चैप्टर का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किसने राज्य को एक साध्य के साधन के रूप में नहीं बल्कि स्वतः साध्य के रूप में माना है। ऑप्शन है ए जनतंत्रवादी, बी तानाशाह, सी उदारवादी और डी धार्मिक प्रमुख। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी तानाशाह। तानाशाही व्यवस्था दोस्तों व्यक्ति को साध्य नहीं बल्कि राज्य को साध्य मानती है और जिसको साध्य माना जाता है उसी का डेवलप होता है। उदारवाद में व्यक्ति को साध्य माना गया है और आदर्शवाद और फांसीवाद में राज्य को साध्य माना गया है। उदारवाद में व्यक्ति को साध्य माना गया है और आदर्शवाद और फांसीवाद में राज्य को साध्य माना गया है। जिसको साध्य माना जाता है उसी का विकास होता है। तो फांसीवाद में राज्य को साध्य माना गया है, अर्थात राज्य ही सर्वोपरि है। इस व्यवस्था में व्यक्ति के फ्रीडम को कुचल दिया जाता है दोस्तों। राजनीति की विचारधाराओं को लेकर एक बात याद रखिएगा, राजनीति की विचारधाराएं दो बिंदुओं के इर्द गिर्द घूमती हैं। पहला है राज्य की शक्ति और दूसरा है व्यक्ति की स्वतंत्रता। व्यक्तिवाद और उदारवाद व्यक्ति के फ्रीडम की बात करते हैं, इसके विपरीत आदर्शवाद और फांसीवाद राज्य के फ्रीडम की बात करते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, जनतंत्रवादियों के विपरीत तानाशाह व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके लिए राज्य साधन नहीं अपितु साध्य है। अधिनायकवादी व्यवस्थाओं में नागरिक जीवन के सभी पहलुओं को शक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है और राज्य का महिमा मंडन किया जाता है, महिमा गाया जाता है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि यह आपके समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक तानाशाही ने जन्म दिया है, निम्न में से सही कथन चुनिए। तो वह है दोस्तों सर्वसत्तावादी राज्य को। ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक तानाशाही ने सर्वसत्तावादी राज्य को जन्म दिया है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, आधुनिक तानाशाही ने दो रूपों को जन्म दिया है। इसमें से फांसीवाद और नाजीवाद प्रमुख हैं। मुसोलिनी ने लिखा है कि राज्य की फासिस्ट संकल्पना में सब कुछ समा जा है। इसके बाहर किन्हीं मानवीय या आध्यात्मिक मूल्यों का अस्तित्व संभव नहीं है। सर्वाधिकार के अंतर्गत नागरिकों की समस्त गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण बना रहता है। नाजीवाद के प्रतिपादक एडोल्फ हिटलर के विचार भी सर्वाधिकारवाद की पुष्टि करते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, जन लोकतांत्रिक अधिनायकवाद का विचार किसने दिया? तो वह था दोस्तों माओ। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, सभी कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के विरुद्ध और बाहर कुछ नहीं है, किसने कहा है? तो यह कहा है दोस्तों मुसोलिनी ने। ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, फांसीवाद एक सर्वशक्तिमान राज्य का समर्थन करता है। राज्य की सत्ता परम असीमित तथा अविभाज्य है। इसी संदर्भ में मुसोलिनी ने कहा है, राज्य के बाहर कुछ नहीं, इसके विरुद्ध कुछ नहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं।
राज्य के हित के सामने व्यक्ति का हित गौण है। इसी प्रकार त्रितस्के ने भी कहा है, दंडवत होकर राज्य की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार दोस्तों फांसीवाद राज्य की शक्ति पर जोर देता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों हिटलर का, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। हिटलर ने कहा था कि अविराम युद्ध से ही मानव जाति की उन्नति हुई है। जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। सदा के लिए शांति की स्थापना से मानव जाति गर्त में चली जाएगी। एक अन्य स्थान पर हिटलर ने कहा है कि युद्ध सदाबहार तथा विश्वव्यापी है। युद्ध जिंदगी है। हर संघर्ष युद्ध है। हर चीज की उत्पत्ति युद्ध के माध्यम से हुई है। तो हिटलर के इस विचार को याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है, आधुनिक समय में बल सिद्धांत के बलिष्ठ समर्थक थे। कौन थे? हिटलर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, वर्ष 1924 से 27 के मध्य हिटलर की आत्मकथा मेन कैंप प्रकाशित हुई। इसके माध्यम से हिटलर के विचारों की जानकारी प्राप्त होती है। हिटलर और मुसोलिनी दोनों ही नीत्शे के इस मत से सहमत थे कि मानव इतिहास एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र पर प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए संघर्ष का इतिहास है। अतः दोनों ने ही युद्ध तथा साम्राज्यवाद का समर्थन किया। हिटलर का तो यहाँ तक विश्वास था कि आर्य सभ्यता का उदय ही आर्य जाति द्वारा निम्न कोटि के जातियों पर विजय प्राप्त करने से हुआ। अपनी आत्मकथा में वह लिखता है कि निरंतर युद्ध द्वारा ही मानव जाति महान बन सकती है। सर्वकालिक शांति उसका विनाश कर देगी। इससे सिद्ध होता है कि हिटलर शक्ति का परम पुजारी था। अन्य में पहला है दोस्तों, हिटलर का विचार था कि एक झूठ भी बार बार दोहराने से सत्य बन सकता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि हिटलर को हेगल का राजनीतिक शिष्य कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, इटली में गियोनी जेंटिल ने हेगलवादी दर्शन का अनुसरण किया और दर्शन के आधार पर फांसीवाद की प्रतिष्ठा की। तो इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, नाजीवाद का जनक था या थी? ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी, बी मुसोलिनी, सी हिटलर और डी लेनिन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हिटलर। नाजीवाद का जनक दोस्तों हिटलर था। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। जर्मन नाजीवाद वर्ष 1933 में हिटलर के चांसलर के पद पर आसीन होने से बहुत पूर्व ही सैद्धांतिक रूप में प्रकट हो चुकी थी। वर्ष 1920 में गॉटफ्रीड फैडर ने नाजीवाद के मूल सिद्धांतों की व्याख्या की थी। वर्ष 1924 से 27 के मध्य हिटलर की आत्मकथा का प्रकाशन हुआ और वर्ष 1930 में आल्फ्रेड रोजनबर्ग ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द मिथ ऑफ 20th सेंचुरी में नाजीवाद के दर्शन की विवेचना की। इसके अतिरिक्त हिटलर तथा मुसोलिनी के अनेक व्याख्यानों तथा लेखों द्वारा फांसीवाद तथा नाजीवाद के सिद्धांतों का प्रतिपादन एवं स्पष्टीकरण किया गया। इस प्रकार फांसीवाद तथा नाजीवाद ने क्रमशः एक विचारधारा एवं एक दर्शन का स्वरूप धारण किया। परंतु यह उल्लेखनीय है कि इनके सिद्धांत का दर्शन की अपेक्षा एक आंदोलन के रूप में अधिक महत्व है। इसलिए जोड ने इसको व्यवहारिक दर्शन कहा है। नाजीवादी दर्शन को एक व्यवहारिक आंदोलन का रूप देने के कारण हिटलर को इसका जनक कहा जाता है।
उम्मीद है बात समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से हिटलर ने किसकी वकालत की? ऑप्शन है ए नाजीवाद, बी फैसिज्म, सी लोकतंत्र और डी अराजकतावाद। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नाजीवाद। हिटलर ने नाजीवाद की वकालत की थी, तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, अस्थायी अधिनायकवाद के अस्थायी और सुस्थापित अत्याचारपूर्ण व्यवस्था बन जाने की संभावना सदा बनी रहती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों केसी हुइयर का। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से फांसीवाद की विशेषता कौन नहीं है? ऑप्शन है ए फांसीवाद एक सर्वशक्ति संपन्न राज्य का समर्थन करता है, यह बात सही है। बी इसमें जातीय सर्वोच्चता पर बल दिया जाता है, यह भी सही है। सी यह महामानव पूजा और विशेष वर्ग में विश्वास करता है, यह भी सही है। डी यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में पूरी निष्ठा रखता है, यह बात गलत है दोस्तों। तो इसका उत्तर होगा डी। फांसीवाद अंतर्राष्ट्रीयता एवं शांति का विरोधी है, अतः यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में निष्ठा यानी कि विश्वास नहीं रखता है, तो इसको याद रखिएगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य फांसीवादी चिंतन की निम्न विशेषताएं हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों यह विचारधारा का विरोधी है एवं इसका कोई क्रमबद्ध दर्शन नहीं है। यह कार्य प्रधान आंदोलन है एवं दूसरा पॉइंट है दोस्तों यह सर्वाधिकारवादी अवधारणा है एवं राज्य को सर्वोच्च एवं सर्वशक्तिमान संस्था मानती है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों यह समाजवाद एवं साम्यवाद विरोधी है। चौथा पॉइंट है दोस्तों यह तर्क एवं बुद्धि विरोधी है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों यह महामानव पूजा तथा विशिष्ट वर्ग में विश्वास करता है। छठवां पॉइंट है यह लोकतंत्र विरोधी है। सातवां पॉइंट है यह हिंसा एवं युद्ध का समर्थक है। आठवां पॉइंट है दोस्तों यह उग्र राष्ट्रवाद का समर्थक है। नौवां पॉइंट है दोस्तों यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता विरोधी है। 10वां पॉइंट है यह क्रांति विरोधी विचारधारा। 11वां पॉइंट है दोस्तों यह व्यक्तिवाद एवं उदारवाद विरोधी है। अर्थव्यवस्था पर राज्य नियंत्रण का समर्थक है। अंतिम पॉइंट है दोस्तों यह अंतर्राष्ट्रीयता एवं शांति का विरोधी है। तो फांसीवाद की इन विशेषताओं को याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी फांसीवाद की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन है ए एक व्यक्ति की तानाशाही में विश्वास, बी अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोध, सी लोकतांत्रिक संस्थान में अविश्वास और डी व्यक्तिवाद में विश्वास। तो फांसीवाद दोस्तों व्यक्तिवाद में विश्वास नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। बाकी तीनों फांसीवाद की विशेषताएं हैं, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिकारवादी राज्य में विश्वास करता है? ऑप्शन है ए उदारवाद, बी समाजवाद, सी फांसीवाद और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फांसीवाद। फांसीवाद दोस्तों सर्वाधिकारवादी राज्य में विश्वास करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, फांसीवाद निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत का समर्थन नहीं करता? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सर्वहारा की तानाशाही।
फांसीवाद दोस्तों साम्यवाद एवं समाजवाद का विरोधी है, अतः यह सर्वहारा की तानाशाही का समर्थन नहीं करता है। इसके अलावा यह समाज की निगमवादी समझ में विश्वास करता है, प्रजाति उत्कृष्टता का समर्थन करता है और आज्ञा पालन तथा अनुशासन में विश्वास रखता है। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, फांसीवाद निम्नलिखित में से किसको महामंडित करता है? महामंडित मतलब गुणगान करता है। किसका गुणगान करता है? ए है हिंसा, बी युद्ध, सी नेता और डी क्रांति। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 है, फांसीवाद में फासीस शब्द का अर्थ है। क्या अर्थ है? तो वह है ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन रोम के अधिकारियों की सख्त के प्रतीक के रूप में दंडों का समूह। प्राचीन रोम के अधिकारियों की सख्त के प्रतीक के रूप में दंडों का समूह जो है फांसीवाद के फांसी शब्द का अर्थ होता है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। फांसीवाद के फांसीस शब्द का अर्थ प्राचीन रोम के दंडाधीशों की सख्त के प्रतीक के रूप में दंडों का समूह है। इसे सार्वजनिक शक्ति का प्रतीक माना जाता था। इसे दंडाधीशों यानी कि मजिस्ट्रेट के सेवक उठाकर चलते थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अंग्रेजी में फासिज्म शब्द की उत्पत्ति इतालवी शब्द फासियो से हुई है, जिसका अर्थ है डंडों का गट्ठर, जो कुल्हाड़े के मुठ के चारों ओर लाल फीते से बंधा होता है। दूसरा पॉइंट है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 19 के दौरान यह दंड समूह इटली के हित में जीने मरने वाले लोगों के संगठन का सूचक था। तीसरा पॉइंट है दोस्तों इसमें, फांसियों की स्थापना मुसोलिनी के नेतृत्व में वर्ष 1915 में मिलान शहर में की गई थी। साम्यवाद से लड़ने के लिए इसका पुनर्गठन 1919 में किया गया। तो इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, फांसीवाद का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में। ऑप्शन नंबर बी। फांसीवाद का जन्म प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इटली में हुआ। कब हुआ? जब मुसोलिनी के नेतृत्व में 1915 में मिलान में पहले फांसियों की स्थापना की गई उस समय। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ? इटली में। क्वेश्चन नंबर 18, अंतरराष्ट्रवाद का विरोध किया। किसने किया? फांसीवाद ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, फांसीवाद के संबंध में सही युग्म की पहचान कीजिए। तो सही युग्म है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इटली मुसोलिनी। फांसीवाद का जन्म इटली में हुआ था, मुसोलिनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 20, फांसीवाद का जन्म कहाँ हुआ? इटली में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, फासिज्म किस भाषा से लिया गया है? तो वह भाषा है लैटिन। ऑप्शन नंबर सी। अंग्रेजी के फासिज्म शब्द की उत्पत्ति इतालवी शब्द के फासियो से हुई है, जो मूलतः लैटिन भाषा के शब्द फासेस से उद्भूत है। तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इटली में फांसीवाद का उदय परिणाम था। किसका परिणाम था? प्रथम विश्व युद्ध का। ऑप्शन नंबर बी। फासिस्ट आंदोलन के प्रारंभिक दौर में मुसोलिनी का ध्येय केवल सत्ता को अपने हाथ में लेना था, किंतु प्रथम विश्व युद्ध की बाद की परिस्थितियों में मुसोलिनी ने
अपना दृष्टिकोण बदला और वर्ष 1926 के बाद उसकी सरकार का स्वरूप अधिनायक तंत्री हो गया। उम्मीद है समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23। किसने कहा आदमी के लिए युद्ध वही है जो औरत के लिए मातृत्व है? तो यह कहा था दोस्तों मुसोलिनी ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24। जैसे मातृत्व महिला के लिए है उसी तरह युद्ध पुरुष के लिए है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था दोस्तों मुसोलिनी ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25। मेरा प्रोग्राम यानी कि कार्यक्रम कार्य है बात नहीं, यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों मुसोलिनी का। ऑप्शन नंबर सी। मुसोलिनी ने कहा है दोस्तों कि मैं केवल कार्यवाही में विश्वास करता हूं, बात करने में विश्वास नहीं करता। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26। जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार की शासन की स्थापना की? ऑप्शन है ए लोकतंत्र, बी तानाशाही, सी कुलीन तंत्र और डी राजतंत्र। तो वह था दोस्तों तानाशाही। ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। हिटलर ने जर्मनी में तानाशाही अर्थात अधिनायक तंत्र की स्थापना की। तानाशाह शब्द का प्रयोग साधारणतः ऐसे संदर्भ में करते हैं जहां कोई व्यक्ति अपने विलक्षण नेतृत्व, लोकप्रियता या सैन्य संगठन की निष्ठा के बल पर संवैधानिक व्यवस्था को धाराशायी करके पूर्ण सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 27। नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबिल माना जाता है? तो वह है दोस्तों मेन कैम्प। ऑप्शन नंबर सी। हिटलर की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? तो वह था दोस्तों एल्फ्रेडो रोक्को। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29। फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? तो वह है दोस्तों अभिजात वर्ग। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30। फांसीवाद ने राज्य को माना है, क्या माना है? व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति। ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। फांसीवाद ने राज्य को व्यक्तियों पर निरंकुश शक्ति माना। इसके अनुसार राज्य सर्वशक्तिमान तथा निरंकुश है। इसकी मान्यता है कि सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर तथा राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। यह उदारवाद एवं लोकतंत्र का घोर विरोधी है। यह निगमित राज्य में विश्वास करता है। यह मानव को राज्य पर कुर्बान कर देता है तथा मानव अधिकारों को मान्यता नहीं देता। इसके अनुसार राज्य साध्य है तथा नागरिक साधन है। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नांकित में से कौन सी विशेषता फांसीवाद में पाई जाती है? तो वह है दोस्तों प्रजातंत्र का विरोधी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32। फांसीवाद विश्वास करता है कि राज्य दल से श्रेष्ठ है। ऑप्शन नंबर ए। फांसीवाद विश्वास करता है दोस्तों कि राज्य जो है वह दल से श्रेष्ठ है। इसी क्वेश्चन के साथ दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।